आज का हमारा टॉपिक है, उस आज के टॉपिक का कल हमने आपको शुरुआत पढ़ाया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शक। ठीक, अब हम इन शकों को पढ़ेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि शक आए कहां से, शक कौन है। आपके मन में सबसे पहला प्रश्न उठेगा कि शक कौन है और ये कहां से आए। तो हम देखते हैं कि मध्य एशिया में, ठीक, जब मैंने इंडिया का मैप उस दिन बताया था तो मैंने आपको यही बताया कि जो ये वाली दिशा होती है, हमेशा हम थोड़ा सा क्या करें, अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं, इसके बिना हम आपको थोड़ा सा, बेटा मुझे नहीं बन पाता है इतना सही से, ठीक। तो जब हम इंडिया का ये वाला, ये वर्तमान, इंडिया का ये वर्तमान मैप है, ठीक है ना, लगभग ऐसा जो हमने यहाँ ड्रॉ किया, तो हम देखते हैं कि हमेशा हमारे देश को उत्तर पश्चिम भारत से ही खतरा, और कब कब हुए, जब जब हमारे देश में कमजोर शासक रहा। अब हम देखते हैं कि उसके बाद सेल्यूकस ने आक्रमण किया। जब सेल्यूकस ने आक्रमण किया, उस समय भारत में चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था, एक शक्तिशाली सम्राट शासन कर रहा था, और यही वजह थी कि सेल्यूकस को संधि करने पर उसने विवश किया, और न सिर्फ इस संधि करने पर विवश किया, बल्कि उसे अपने 4 प्रांत जो उसके अधिकार क्षेत्र में थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे पड़े। ये शक कहाँ की जाती है, ये मध्य एशिया के जो कबीले के लोग हैं, मध्य एशिया में रहने वाले कबीले के लोग हैं, ये अपना आराम से मध्य एशिया में रह रहे थे। लेकिन चीन के राजा ने, ध्यान दीजिएगा, चीन के राजा ने, चाइना कहाँ है, चीन के राजा ने शी हुआंगती, चीन के राजा नाम है शी हुआंगती ने 165 ईसा पूर्व में चीन की दीवार का निर्माण के कारण उनके चरागाही प्रदेश सूख गए, पानी आना बंद हो गया। वो चाकर कहां से खिलाएंगे अपने जानवरों को, इसलिए ये यूची जाति यहां से आगे बढ़ी, और आगे बढ़कर इसने मध्य एशिया से शकों को खदेड़ा। ठीक, शकों को यहां से खदेड़ दिया, भगा दिया। अब शकों ने क्या किया, बैक्ट्रिया पर ये आगे बढ़े और इन्होंने बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, और इन्होंने पहले इन्होंने भारत में नहीं, पहले ये बैक्ट्रिया में पहुंचे, और बैक्ट्रिया से में फिर यूची जाति ने फिर इनको वहां से इनका पीछा किया, इनको भगाया। अब उसने जब इनको भगाया तो ये पार्थिया पहुंचे, और पार्थिया से सीधे ये हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने एंट्री, क्यों हिंदुस्तान में एंट्री की, क्योंकि हिंदुस्तान में उस समय पूरा एकमात्र राजा राज्य नहीं कर रहा था, बल्कि भारत जो है मौर्यों के पतन के पश्चात छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। और ऐसी स्थिति में कमजोर अवस्था को देखते हुए शकों ने भारत में एंट्री, ठीक है, कि शक शासकों की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले ये शक हैं, शकों की जो है 2 शाखाएं थी, शकों की 2 शाखाएं थी। पहला था कहां के, उत्तर भारत के, उत्तर भारत में उत्तरी क्षेत्र कह सकते हैं, सॉरी, उत्तरी क्षेत्र में, और दूसरे थे पश्चिम में। ठीक, एक हो गया उत्तरी क्षेत्र में और एक हो गया पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक, 2 शाखाएं हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तर भारत के अंदर कौन सा क्षेत्र था। तो तक्षशिला, बार बार आप लोग बेटा नाम सुन रहे हैं तक्षशिला का, तक्षशिला और मथुरा में ये सक्रिय थे, तक्षशिला और मथुरा में ये सक्रिय थे, और यहाँ पर ये लोग स्थापित हुए, और इन लोगों के नाम में हमें जो है अजेस प्रथम, अजीसलेस और अजेस द्वितीय के नाम मिलते हैं। इनका सिर्फ आपको, हाँ, इससे पहले एक नाम और भी है, मौज। पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में
2 हो गए, पश्चिमी क्षेत्र में 2 हो गए, 1 हो गए नासिक में। नासिक तो आज भी जानते हो ना, कहाँ है बेटा, किस स्टेट में है? नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, नासिक महाराष्ट्र में। तो 1 हो गया नासिक के शक क्षत्रप और 1 हो गए उज्जैन के शक क्षत्रप। क्लियर? अब नासिक के शक क्षत्रपों में नासिक के शक क्षत्रप जो हैं, इन नासिक के शक क्षत्रपों में ये कहलाते हैं, कौन सा वंश कहलाता है? क्षहरात वंश। ये अपने वंश का नाम देते हैं क्षहरात वंश। जबकि उज्जैन के शक क्षत्रप अपना नाम देते हैं कार्दमक। अपने वंश का नाम कार्दमक वंश। लेकिन पहले क्षहरात वंश के शक क्षत्रपों की शुरुआत हुई भारत में, जो नासिक के आसपास के भूक्षेत्र हैं उसमें शुरुआत हुई, और इसके बाद हम देखते हैं कौन अस्तित्व में आए? उज्जैन में कार्दमक। तो सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? नासिक से, ठीक है ना। अब नासिक में हमें 2 के नाम मिलते हैं, जस्टन, ठीक है ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया बेटा, भूमक, और दूसरा है नहपान। भूमक और नहपान। भूमक के बारे में हमें पता चलता है कि भूमक जो है वो भारत के अंदर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में पहली बार जो है नासिक के क्षेत्र में इसके सिक्के हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें इसने अपने आप को क्या कहा है? इसने अपने आप को क्षत्रप कहा है। मतलब ये भी विदेशी हैं, और इन विदेशियों के अंदर जो है, जो इनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ सेनापति होता था, राजा होता था, इनके यहाँ क्षत्रप कहा जाता था। इसलिए ये अपने आप को राजा नहीं कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? क्षत्रप। ठीक, ये स्वयं को क्षत्रप कह रहा है। और भूमक जो है, इसने नासिक के अंदर शक शासकों की एक राज्य की स्थापना की। भूमक के साथ नहपान का क्या संबंध था, इसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। ये अवश्य पता चलता है कि भूमक ने पहले राज्य किया, और भूमक ने राज्य करने के टाइम पर क्षत्रप उपाधि धारण की, ठीक। और इसके पश्चात नहपान ने राज्य किया। दोनों के बीच में क्या संबंध था, इस संबंध की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। अब भूमक के बाद जो नहपान है, ये शक्तिशाली राजा है। हमें इसके बारे में कैसे पता चलता है कि ये शक्तिशाली राजा है? क्योंकि नासिक, कार्ले, ठीक, और जुन्नार, 3 स्थान है, नासिक, कार्ले और जुन्नार। ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र और उसके पूरे महाराष्ट्र का जो इलाका है, ठीक, भूक्षेत्र है, वहां पर हमें मिलते हैं। नासिक, कार्ले और जुन्नार से हमें जो है अभिलेख मिले। मैंने आप लोगों को बताया अभिलेख क्या मिले हैं, हमें 3 जगह से अभिलेख मिले हैं, और इन अभिलेखों की संख्या 8 है, ठीक। 8 अभिलेख हमें मिले हैं, नासिक, कार्ले और जुन्नार से 8 अभिलेख हमें मिले हैं। और इन 8 में से 7 अभिलेखों में नहपान ने स्वयं को क्षत्रप कहा है, और 8वें अभिलेख में उसने अपने आप को महाक्षत्रप कहा। इसका सीधा अर्थ क्या है? क्षत्रप वो तब अपने आप को कहला रहा है जबकि, उस समय कहला रहा है क्षत्रप जबकि वो उतना शक्तिशाली नहीं है, और महाक्षत्रप को उस टाइम कहला रहा है। इसका मतलब अब वो ताकतवर बन चुका है, ठीक। और इसके अभिलेखों में तिथि दी हुई है, डेट दी हुई है। आप ये देखिए कि इसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उस इंस्क्रिप्शन में डेट दी हुई है। अब ये जो डेट दी हुई है, वो दी हुई है 41, 42, 45 और 46। अब ये 41, 42, 45 और 46 डेट क्या ईसवी संवत में है? तो हम देखते हैं कि ये ईसवी संवत में नहीं है, क्योंकि नहपान को पराजित करने वाला जो राजा है गौतमीपुत्र शातकर्णी, वो 124 में राज्य कर रहा है, 124 ईस्वी में राज्य कर रहा है, ठीक। तो ये तिथि किसमें दी हुई है?
मान लो नहपान को जिस राजा ने पराजित किया वो 124 ईस्वी में राज्य कर रहा है, तो ये 46 ईस्वी में इसका आखिरी अभिलेख हमें लगभग मिलता है, इसके बाद हमें उसका मिलने लगता है। तो अगर ये इसको पराजित कर रहा है तो इन दोनों के बीच में तो लगभग 70-75 साल का अंतर हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये जो डेट दी हुई है, ये डेट ईस्वी संवत में ना देकर शक संवत में दी। ठीक, अब इसमें कितना जोड़ोगे? 78, कितना निकला? 7-4। ठीक, और ये वाली देखो, इसके अंदर जोड़ो, कितना लिखा? 8-6 14, 7-4 12 आएगा। निकल आई ना वही वाली डेट। तो ये तिथियां, ये जो डेट दी हुई है, ये डेट शक संवत में दी। इस तरह 124 ईस्वी के अंदर हम देखते हैं कि ये लगभग 119 से लेकर 124 तक राज्य करने के इसके पूरे प्रमाण हमें मिल रहे हैं। और ये पूरे प्रमाण हमें कहां से मिल रहे हैं? इसके अभिलेखों से। इसके अभिलेखों में डेट दी हुई है। अब जब वो अपने आप को महाक्षत्रप कहता है तो इसका भूक्षेत्र कितना रहा होगा, इसका राज्य कितना रहा होगा, ये भी सोचने की बात है। तो हम देखते हैं कि नहपान के जो सिक्के हैं वो हमें राजपुताना से लेकर, राजपुताना कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान से लेकर नासिक तक मिलते हैं। यानी राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक का जो इलाका है, इस इलाके में नहपान राज्य करता है। ठीक, कहां से लेकर? नासिक से लेकर राजपुताना तक। यहां से उसके सिक्के भी हमें मिले हैं, बड़ी मात्रा में मिले हैं। और इन सिक्कों के आधार पर और अभिलेख, सिक्के और अभिलेखों के आधार पर, क्योंकि कोई भी राजा जो है अपने ही, उसके सिक्के भी उसी के राज्य में चलेंगे, किसी दूसरे राजा के राज्य में नहीं चलेंगे इतनी बड़ी मात्रा में। तो इस तरह हम देखते हैं कि नहपान का जो राज्य है वो महाराष्ट्र से लेकर कहाँ जा रहा है? राजपुताना तक का राज्य इलाका नहपान के राज्य क्षेत्र में आता था। इसके साथ ही साथ अब जो नहपान है, इस नहपान को हम देखते हैं कि इसके समय में गुजरात भी इसके राज्य के अंतर्गत, मतलब गुजरात का जो इलाका है, यानी भड़ौच बंदरगाह, मैंने आपको बताया कि जो भृगु कक्ष के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था, उसे यूनानियों ने बेरीगाचा कहा। गुजरात इतना रिच प्रदेश क्यों है? क्योंकि इसलिए इतना रिच प्रदेश है क्योंकि भड़ौच का बंदरगाह अति प्राचीन काल से जो है भारत में, बहुत प्राचीन काल से वहां से व्यापार होता था। किसी भी राज्य की समृद्धि जो है और आर्थिक संपन्नता तब आती है जब व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता है। व्यापार होता है तो वो क्षेत्र जो है क्या बन जाता है? व्यापार के व्यापारियों के आवागमन का स्थान बन जाता है। कोई भी व्यापारी विदेश से आएगा तो उस बंदरगाह पर सामान उतारेगा और भारत का जितना सामान है वो आएगा तो वो उसी बंदरगाह से जाकर दूसरे देशों को जाएगा, यानी एक गढ़ बन गया। ठीक इसी तरह से भड़ौच जो है एक बंदरगाह था और बंदरगाह जहां भी होगा वो क्षेत्र आर्थिक संपन्नता से भरा होगा। ठीक, अब इस नहपान को पराजित किया, इस नहपान को पराजित किया गौतमीपुत्र शातकर्णी ने। इसके बारे में हमें गौतमीपुत्र शातकर्णी का कैसे पराजित किया, हमें कैसे पता चलता है किसने गौतमीपुत्र शातकर्णी ने पराजित किया? क्योंकि जिस जगह से, नासिक और कार्ले से, जहां से पहले नहपान का अभिलेख मिल रहा था, वहां से, उसी जगह से, नासिक से हम देख रहे हैं किसके अभिलेख मिलने लगे? 124 ईस्वी में गौतमीपुत्र शातकर्णी। तो जब हम देख रहे हैं कि जिन स्थानों से गौतमीपुत्र शातकर्णी के अभिलेख मिले हैं, पहले वहां नहपान के मिल रहे थे और इसके बाद गौतमीपुत्र शातकर्णी के अभिलेखों का मिलना इस बात का साफ इशारा कर रहा है कि इसने नहपान को पराजित कर दिया, क्योंकि इसके बाद हमें नहपान के अभिलेख कहीं नहीं मिलते। अगर नहपान के मिलते तो इसका मतलब दोनों में मैत्री हो गई नहीं होगी, लेकिन हम देखते हैं कि इस तिथि के बाद नहपान के अभिलेख मिलना बंद हो जाते हैं
और इस तिथि से हम देखते हैं गौतमीपुत्र शातकर्णी के अभिलेख उसी जगह से मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, इसका मतलब इसने यानी गौतमीपुत्र शातकर्णी ने स्पष्ट रूप से नहपान को पराजित कर दिया। इन अभिलेखों के साथ साथ एक चीज और भी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है बताना। जोगलथंबी नाम का एक स्थान है, वहां से सिक्कों का एक ढेर मिला है, खुदाई में सिक्कों का एक ढेर मिला है। ठीक, ये सिक्के किसके हैं? नहपान के। उस पर किसका नाम लिखा हुआ है? नहपान का। लेकिन उसी सिक्के को अपनी मुहर किसने, उसी सिक्के के ऊपर मुहर लगी हुई है गौतमीपुत्र शातकर्णी। किसी राजा के राज्य के सिक्कों पर अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने मुहर लगा दी, इसका मतलब कि उसने उस राजा को पराजित कर दिया और अपना राज्य स्थापित कर दिया और राजवंश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके साथ ही साथ गौतमीपुत्र शातकर्णी ने अपने अभिलेख में क्या लिखा है? छहरात वंश, छहरात वंश नहीं, वो लिख रहा है खखरात वंश निर्वशेष कर, यानी छहरात वंश को उसने निर्वंश किया। ईस्वी के आसपास 130 ईस्वी के आसपास उज्जैन से हमें राजाओं के नाम, शक राजाओं के नाम मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी उज्जैन में उस समय जो गौतमीपुत्र शातकर्णी के बाद का राजा था वो डेफिनेटली उसका अधिकार उज्जैन पर नहीं था। अगर उज्जैन में राज्य होता तो यहां से हमें शक शासक का नाम मिलता है चष्टन। चष्टन अपने को महाक्षत्रप कहता है, चष्टन अपने आप को महाक्षत्रप कहता है। और इसी चष्टन, ठीक है ना, इसी चष्टन के बारे में हम देखते हैं कि इसने अपने आप को कार्दमक वंश का कहा। अब इस चष्टन का सीधा मकसद क्या रहा? इस चष्टन का मकसद क्या रहा होगा बेटा? इसका सीधा मकसद रहा होगा कि जिन क्षेत्रों को सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी ने उनसे छीन लिया, उनसे बदला। ठीक, तो क्या चष्टन बदला ले पाएगा? कि इस मकसद को पूरा किया रुद्रदामन। ठीक, चष्टन का बेटा है जयदामन और जयदामन का बेटा है रुद्रदामन। ये जो चष्टन है रुद्रदामन इसका होता है। जयदामन के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, तो हम सीधे आ जाते हैं रुद्रदामन पर। अब ये जो रुद्रदामन है, ये रुद्रदामन, इसके बारे में हमें सारी जानकारी कहां से मिलती है? हम रुद्रदामन के बारे में इतनी सारी जानकारी जो मैं आपको बताऊंगी वो कहां से मिलती है? इसने एक अभिलेख उत्कीर्ण कराया है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक, हाँ, गुजरात में। ठीक, गुजरात से इसका अभिलेख मिला है जिसमें इसने लिखवाया है। ये संस्कृत भाषा में है और संस्कृत भाषा में स्पष्ट रूप से इसमें सारी चीजें अंकित है। ठीक, तो इसका जो रुद्रदामन का जो अभिलेख हमें मिलता है, इस अभिलेख में रुद्रदामन जो है अपने आप को महाक्षत्रप तो कहता ही है, लेकिन इसके साथ राजा भी कहता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ बेटा? कि अभी तक ये विदेशी थे, धीरे धीरे करके इनका भारतीयकरण हो रहा। इसके अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है कि इसने सातवाहन शासक शातकर्णी को युद्ध में पराजित किया, परंतु निकट संबंध होने के कारण उसे नष्ट नहीं किया। अब ये बात क्लियर हो गई कि ये रुद्रदामन जो है ताकतवर है और इसके समय में इस रुद्रदामन ने सातवाहन राजा जो है, किसी सातवाहन राजा जिसका नाम शातकर्णी है, उसको पराजित किया, लेकिन निकट संबंध होने के कारण उसे नष्ट नहीं किया। पराजित तो कर दिया इसने। अब ये निकट संबंध है क्या? प्रश्न उठता है कि निकट संबंध क्या है? तो इसका आंसर भी हमें अभिलेख से ही मिलता है। कन्हेरी नाम की जगह से एक अभिलेख मिला है, उसमें लिखा हुआ है कि रुद्रदामन की जो पुत्री थी वो वाशिष्ठी पुत्र शातकर्णी को ब्याही थी। रुद्रदामन की पुत्री
वासिष्ठी पुत्र शातकर्णी। और वासिष्ठी पुत्र शातकर्णी कौन है? गौतमी पुत्र शातकर्णी का पुत्र। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो ये राजा है जूनागढ़ से, ये अपने आप को महाक्षत्रप लिख रहा है, तो इसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सा इलाका आता है? अब तक आते आते सातवाहन वंश कमजोर पड़ चुका था और रुद्रदामा का जो इलाका था वो उज्जैन के आसपास, यानी जो मालवा, जिसे आज हम मालवा के नाम से जानते हैं, यानी उत्तरी मालवा, पूर्वी और पश्चिमी मालवा, द्वारका, सौराष्ट्र। द्वारका और सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात आ गया। मालवा कहाँ है? उज्जैन और मालवा हम सीधे आ जाते हैं तो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा कच्छ की खाड़ी, सिंध का जो क्षेत्र था, ये सारा अधिकार क्षेत्र, और इसके साथ साथ मारवाड़ का इलाका, यानी राजस्थान का भी कुछ इलाका जो था वो रुद्रदामन के अधिकार क्षेत्र में आता था। अब जिसके अधिकार क्षेत्र में गुजरात होगा वो आर्थिक संपन्न होगा। जो हम देखते हैं कि इसने एक बड़े भूभाग पर राज्य किया। इसके बाद ये क्या लिखता है? ये अपने अभिलेख में ये क्या लिख रहा है? इसके जूनागढ़ अभिलेख से हमें एक चीज और पता चलती है। ये लिखता है कि इसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। सुदर्शन झील की मरम्मत कराई, इसे रिपेयर कराया। और फिर आगे लिख रहा है इस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। ठीक, इस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया और इसकी मरम्मत अशोक ने भी करवाई। ठीक, इसका सीधा अर्थ क्या हो गया कि मौर्यों के समय में गुजरात उनके साम्राज्य का अंग था, स्पष्ट हो गया। और वो ये भी लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त यहाँ का गवर्नर था, ठीक, और अशोक के समय में तुषाश्व यहाँ का गवर्नर था। ये सुदर्शन झील टूट गई, फिर से टूट गई थी, इसका बांध टूट गया था। तो रुद्रदामा ने इसका पुनर्निर्माण कराया, यानी इसकी मरम्मत कराई। और इस मरम्मत को कराने के लिए उसने अपनी प्रजा से कोई टैक्स ही नहीं लिया। उसने अपने स्वयं के पैसे से, अपनी निजी आय से, ठीक, निजी आय मीन्स जो उसका अपना पैसा था, उस निजी आय से उसने इस सुदर्शन झील का निर्माण कराया। और प्रजा से ना तो इसके लिए टैक्स लिया और ना ही बेगार लिया। बेगार आप समझ रहे हैं, यानी किसी से काम करा लो और काम के बदले पैसे ना दो। अब हम देखते हैं कि इसी अभिलेख में लिखा हुआ है कि रुद्रदामा एक मतलब कॉमन आदमी नहीं है, सिर्फ राजा ही नहीं है, बल्कि धर्म का ज्ञाता है, ठीक है ना, व्याकरण का ज्ञाता है। ये अभिलेख ही संस्कृत भाषा में है, तो संस्कृत भाषा के विकास का भी इससे पता चलता है। इसके बाद जो है हमें बहुत से, इसके बाद कई राजाओं के क्रम हमें मिलते हैं, लेकिन जो है वो राजा इतने ताकतवर नहीं है। अंतिम राजा रुद्र सिंह द्वितीय था, जिसको पराजित किया चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और इसके बाद शक वंश का हमेशा के लिए समापन हो गया।